हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स पर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट कर ली थी। डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आगे हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, जो एक्सरसाइज 12.6 का बेसिक होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो क्या होगा। ये हमने लेट कर लिया, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे पढ़ेंगे? अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना तो इसे पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा और साथ में एक एन कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन कैप। एन कैप क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। ये मैं लिख देता हूँ, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector। n कैप एक यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की, और वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर के, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी, अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब एन कैप डायरेक्शन आ गई हमारे पास, इसका मतलब जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा ए क्रॉस बी से वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मिलेगा। पीछे हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए थे, उसका क्या नाम था? दूसरा स्केलर प्रोडक्ट। उसमें क्या मिल रही थी हमें? स्केलर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं था। इसके अंदर क्या है? डायरेक्शन आ गई एन कैप। अब एन कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एन कैप फाइंड आउट करने का एक सीधा सा रूल है, राइट एंड थंब रूल। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि एन कैप इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मान लिया हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है, या तो ये वाइट बोर्ड है मान लिया, इसके बाहर की तरफ ऐसे इस साइड बाहर की तरफ एन कैप हो सकता है, अगर एक क्रॉस भी निकालते हैं तो वो भी दोनों परपेंडिकुलर होगा, या फिर अंदर की तरफ हो सकता है, अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर होगा दोनों के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ? तो उसके लिए राइट एंड थंब रूल हमें पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो एन कैप है वो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, वो कैसे दी जाएगी? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो जो भी इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर का, उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, अपनी हथेली रखेंगे, और अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे। ए से बी की तरफ फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो हमारा राइट हैंड थंब होगा वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आया है एन कैप आई, उसकी डायरेक्शन हमें कौन देगा? राइट हैंड थंब। तो इसे ही बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो राइट हैंड दोनों वेक्टर्स के ऊपर रखेंगे। अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए से बी की तरफ जाएंगे और फिंगर को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद जो राइट एंड का थंब जिस भी डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप की डायरेक्शन होगी या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर ए क्रॉस बी हम कभी भी करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। मान लिया कोई सी वेक्टर मिलेगा, वो सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी, और उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? राइट हैंड थंब रूल। अगर मान लिया हम अब बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो अब हमें हाथ कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे रखना पड़ेगा। बी से ए की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ जाएंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, फिंगर को ए की तरफ कर्ल करेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हम दिखा देंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो
अगर बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखानी है तो हम डॉट से दिखाते हैं, और अंदर की तरफ हमने डायरेक्शन अगर दिखानी है तो क्रॉस से हम दिखाते हैं। तो ये है ए क्रॉस बी, और ये आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, और थीटा उनके बीच का एंगल होगा, उसका साइन ऑफ एंगल हम ले लेंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू भी 0 से पाई के बीच होती है, थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ए क्रॉस बी के बारे में। तो वो रिजल्ट्स क्या हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 कब हो सकता है, ए क्रॉस बी 0 कब हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो एक हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो नल वेक्टर में मिलेगा 0 वेक्टर, ए क्रॉस बी 0 वेक्टर कब हो सकता है वो देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब एन कैप तो ओनली डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, तो 0 वाला फंडा उस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे और साइन ऑफ एंगल पे। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास, आइदर ए वेक्टर 0 हो जाए, या फिर बी वेक्टर 0 हो, या फिर थीटा 0। थीटा 0 इसका मतलब साइन 0, थीटा 0 है इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, थीटा कितना हो सकता है हमारे पास 180 भी हो सकता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो क्या क्या हो सकता है, ए वेक्टर 0 हो सकता है, या बी वेक्टर 0 हो सकता है, या फिर दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 हो सकता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, अगर ए एंड बी आर नॉन जीरो, अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन ए क्रॉस बी 0 कब होगा। अगर ए और बी नॉन जीरो दे दे हमें, तब ए क्रॉस बी 0 कैसे होगा, तब सीधी सी बात है एंगल के ऊपर ही डिपेंड करेगा बस। अगर ए क्रॉस बी हमें 0 गिवन है और ए और बी क्या है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होगा, या फिर ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर होगा। या तो दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे, या फिर दोनों एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या होता है ये आपको पता ही होगा। अब दोनों कोलिनियर भी हो सकते हैं, दोनों पैरेलल हो सकते हैं, या फिर एंटी पैरेलल, या फिर दोनों क्या होंगे, कोलिनियर। ए एंड बी आर कोलिनियर, तभी उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखेंगे। अगर ए और बी वेक्टर नॉन जीरो हैं और ए क्रॉस बी हमें 0 गिवन है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, या दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, या दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या केस था कि भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब क्रॉस के अंदर क्या है, दो वेक्टर पैरेलल होंगे तब क्रॉस क्या होगा, 0 होगा। इसका आप उल्टा भी याद रखेंगे, अगर हमें दो वेक्टर पैरेलल गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल गिवन है, तो उल्टा भी आप याद रखेंगे, ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, अगर दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल गिवन है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड केस होगा हमारे पास, अगर उनके बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाए, तब क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए क्रॉस पी का, ए क्रॉस पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो साइन 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, साइन 90 1 होता है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में डायरेक्शन। अगर इसका ओनली मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल
हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री वाला केस है। अब जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, जिन्हें हम आई, जे एंड के बोलते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपस में करेंगे तो वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। अगर सबसे पहले हम लिख लेते हैं आई, जे और के, ऐसे लिख लेंगे हम, और क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना, आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम आई क्रॉस जे ले रहे हैं तो आई से जे की तरफ जाएंगे, या फिर जे क्रॉस के ले रहे हैं तो जे से के की तरफ जाएंगे। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। आपको कई बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज वाले भी मिलती है, तो आपकी मर्जी, आप जो चाहें याद करें। वैसे ये इजी पड़ेगा, आप सीधा भी याद रख सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। तो देखिए, अगर हम आई क्रॉस जे फाइंड आउट करेंगे, आई क्रॉस जे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप के इक्वल आएगा। अब अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? जे क्रॉस के। जे कहाँ पे? ये रहा। जे से के की तरफ जाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें आई मिलेगा, इज इक्वल टू आई कैप। तो ऐसे हम इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि हम तो सेम वेक्टर का सेम के साथ करेंगे, आई क्रॉस आई करेंगे हम, तब क्या होगा? आई क्रॉस आई अगर हम करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? ये तो डिफरेंट का तो आपने बता दिया कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा इस ट्रिक से। अब सेम का सेम के साथ करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए, वो भी यहाँ पे है मेंशन्ड, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास इजीली आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम सेम वेक्टर का सेम के साथ करते हैं तो ए भी वही और बी भी वही। अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ उनके बीच का एंगल। अब सेम वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाता है? सीधी सी बात है, 0 डिग्री बनाएगा, इनटू में एन कैप। अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है आपको पता ही है, 0। तो मतलब आई क्रॉस आई क्या आ गया? 0 निकल के हमारे पास आ गया। वैसे ही जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है और साइन 0 0 होता है। अब अगर हम उल्टी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दें, अगर हमें फाइंड आउट करना अभी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे हमें फाइंड आउट करना है। के क्रॉस जे फाइंड आउट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी अब की बार। एंटी में क्या आएगा? नेगेटिव। ये बात आप याद रखेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एंटी के अंदर एन आता है, एन से नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो के क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा हमारे पास? के क्रॉस जे से आगे क्या है? आई, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, आई कैप। ऐसे ही अगर हम आई क्रॉस के निकालना चाहते हैं, आई क्रॉस के, तो क्या आएगा? आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज। अब आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जे कैप आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव। समझ गए आप? तो इजी सी ट्रिक थी, आप इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस जे क्या होगा, कैसे निकल के आए हैं, ये आप याद रख सकते हैं। वैसे भी अगर एंटी क्लॉकवाइज ये वही है, जे क्रॉस के अगर हम करेंगे, जे क्रॉस, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई आ रहा है, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे हमने कहाँ पे किया है? ये रहा, नेगेटिव आई आ रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर हम दोनों वेक्टर्स को ले लेते हैं, देखिए के और जे, ये के कैप हो गया, मान लिया ये जे कैप हो गया, ठीक है। वैसे तो ये जेड की तरफ होता है, ये वाई की तरफ होता है, फिर भी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है एक छोटा सा। अगर हम के क्रॉस जे फाइंड आउट करते हैं तो वही हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अपना राइट हैंड लेंगे, इनकी दोनों वेक्टर के ऊपर रखें, के क्रॉस जे निकालना है तो जे की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड हमें डायरेक्शन दे देगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रही है हमें। अब अगर हमें जे क्रॉस के फाइंड आउट करना है तो जे क्रॉस के ऐसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी? अंदर की तरफ, जे पे फिंगर रखेंगे, के की तरफ कर्ल करेंगे, अंगूठा में अंदर की तरफ डायरेक्शन बताएगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है, ये तो आपको पता ही है। तो के क्रॉस जे इसलिए नेगेटिव आया है और जे क्रॉस के यहाँ पे पॉजिटिव आया है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आगे है,
अब आगे है हमारे पास, अगर ए और बी हमें यूनिट वेक्टर मिल जाए, अगर ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, अगर ये दोनों हमें यूनिट वेक्टर दे दिए जाए, यूनिट वेक्टर अगर दे दिए जाए तब ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अगर हमें गिवन है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बी का भी 1 हो गया, तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, साइन ऑफ थीटा इनटू में एन कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, अगर डायरेक्शन हम छोड़ दें ओनली मैग्नीट्यूड लें तो एन कैप हट जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। तो एक रिजल्ट ये भी है। अब आगे देखते हैं, अगर हमें साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल दी तब वो कैसे फाइंड आउट हमें करेंगे दोनों के बीच का, तो ये भी इजी सा है। अगर हमें साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करना, एंगल फाइंड आउट करना तो डायरेक्शन हमें लेनी नहीं है, डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं होगी एंगल के अंदर, तो हम क्या निकाल लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब डायरेक्शन हट जाएगी अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि साइन ऑफ एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा जो मैग्नीट्यूड है ए और बी का वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, हमारे पास साइन ऑफ एंगल आ जाएगा दोनों के बीच का, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर उनके बीच का एंगल नहीं गिवन हो हमारे पास दोनों के वेक्टर के बीच का, तब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए किया था कि भी एनालिटिकल फॉर्म थी एक डॉट प्रोडक्ट की, सीधा डॉट प्रोडक्ट कैसे हमने फाइंड आउट किया था बिना एंगल के, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी होगा। अगर आपको सिंपली एंगल बोल दे दोनों वेक्टर के बीच का, सिंपली वही दो वेक्टर दे दे और कह दे कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है दोनों वेक्टर के बीच का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि वो ईजी रहेगा इससे। अगर स्पेशल आपको बोले कि साइन ऑफ एंगल ही निकालना है तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है डॉट प्रोडक्ट से। अब आगे देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, पहले एक ए वेक्टर लेट कर लेते हैं और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर हमने मान लिया a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, ये फर्स्ट वेक्टर हमने लेट कर लिया। अब सेकंड वेक्टर लेट कर लेते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, b3 k कैप। ये दो वेक्टर हमारे पास आगे दोनों लेट कर लिए हमने। अब अगर हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है बिना एंगल के, एंगल गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकल के आएगा, एक वेक्टर निकल के आएगा, सीधी सी बात है, ये हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए पढ़ा है क्योंकि रिजल्ट ही वेक्टर आता है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे और आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वो डिटर्मिनेंट के अंदर हम लिख लेंगे। फर्स्ट वेक्टर ए है तो ए के पहले लिखेंगे a1 a2 और a3, a1 i के नीचे, a2 j के नीचे और a3 k के नीचे, जो जिसके साथ है उसी के नीचे हम लिख देंगे। i के साथ क्या है, अब b1 है सेकंड वेक्टर का और यहाँ पे b2 है और k के साथ b3 है। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से ओपन करना आता ही होगा, 4th चैप्टर के अंदर +2 क्लास के अंदर आता है। तो कैसे ओपन करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 हम कर देंगे, जो रो फर्स्ट है हमारी उसके अलोंग i1 i कैप। अब कैसे करते हैं ओपन, इन दोनों को छुपा लेते हैं, जिस रो जिस कॉलम के अंदर आई आ रहा है उन दोनों को हम छुपा लेते हैं। तो इसको और इसको हम छुपा लेंगे
इस रो और इस कॉलम को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, A2 B2 और A3 B3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, A2 B3 माइनस में A3 B2 माइनस में A3 B2। अब आगे J की बारी आ गई, तो माइनस लिखेंगे और J कैप लिखेंगे, ये भी आपको आता ही होगा। आगे लिख देते हैं माइनस में J कैप इंटू में, अब J वाले को छुपा लेंगे, तो ये 4 बच जाएंगे हमारे पास कॉर्नर वाले, तो A1 B3 माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास A3 B1। अब प्लस में K कैप लिखेंगे, K कैप को छुपाएंगे, तो अब क्या आ गया हमारे पास A1 B2 माइनस में A2 B1 माइनस में A2 B1। तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे बिना एंगल के। अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा सकता हूं, अभी देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो वेक्टर्स का कोई भी एग्जांपल हम अब ले लेते हैं, ए और बी दोनों वेक्टर के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ए वेक्टर हम लेट कर लेते हैं कि भी आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हम लेट कर लेते हैं 2i कैप प्लस में के कैप। ये दो वेक्टर हमने लेट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे, वही क्या बनाएंगे जो हमने बोला था, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे और कोफिशिएंट रख देंगे। आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कोफिशिएंट -1 है। आई का कोफिशिएंट कितना है 2, जे इसके अंदर है ही नहीं, मतलब जे का कोफिशिएंट कितना है 0, तो वो ऐसे रखेंगे। के का कोफिशिएंट कितना है 1। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्या लिखेंगे, आई कैप, आई वाले को छुपा लेंगे, तो 2 × 1 कितना हो गया हमारे पास 2, माइनस में -1 × 0 कितना हो जाएगा 0। अब माइनस का साइन लगाएंगे, जे कैप, जे को छुपा लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 × 1 1, माइनस में 2 × 1 -2 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2। अब प्लस में के कैप लिखेंगे, के वाले को छुपा लेंगे, 1 × 0 0, माइनस में 2 × 2 4, तो माइनस के 4 हमारे पास बच जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 में से 0 गया 2, × में आई कैप, 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, तो माइनस के 3 जे कैप, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे माइनस के 4 के कैप। अब ये वेक्टर हमारे पास आ गया, और ये जो वेक्टर आया है ये इन दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग करी थी हमने जब, तब हम पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर ये आएगा। अब आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की, कैसे काम आता है ये, उसके ऊपर भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, दो वेक्टर हमने ले लिए, ये पैरेललोग्राम है, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बी के अलोंग ए वेक्टर है और ए डी के अलोंग बी वेक्टर है। अब हम डी से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, मान लिया ये ओ पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास। डी से परपेंडिकुलर हमने डाल दिया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब हमें इस ट्रायंगल का मान लिया एरिया फाइंड आउट करना है, जो भी ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, जो ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू आइटम, वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें हाइट चाहिएगी, मतलब ओडी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आपको याद होगी, ओडी डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, गिवन है हम इस ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल ए ओ डी, लिख देता हूँ मैं ऊपर, इन ट्रायंगल ए ओ डी के अंदर ओ डी डिवाइड बाई ए डी अगर हम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ओ डी क्या है परपेंडिकुलर है और ए डी क्या है हाइपोटेनस है और ये क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये आपको पता ही है। ओ डी डिवाइड बाई ए डी की वैल्यू क्या है, हमने बी वेक्टर माना है, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा
OD हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर इंटू में साइन ऑफ थीटा। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ABD का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना हमारे पास इसका पूरा A वेक्टर है, और हाइट कितनी निकाली हमने, अभी निकाली है OD बी साइन थीटा। अब साइन थीटा को अगर हमें गायब करना है तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, A क्रॉस B का, A क्रॉस B इज इक्वल टू, एक बार अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर एक बार मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं, अब अगर हम साइन थीटा को अगर हम B साइन थीटा की वैल्यू देखें तो किसके इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B के। AB साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B की। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब अगर हमें इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हमें पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। तो इसका डबल कर देंगे, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसका अगर हम डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B आ जाएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी दो एडजेसेंट साइड गिवन है, एडजेसेंट साइड का मतलब पास में लगती हुई साइड, ये दोनों साइड देखिए ये क्या है, दोनों एडजेसेंट साइड हैं, ये दोनों अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड करवा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगा। ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड हमें गिवन होंगी वेक्टर की फॉर्म में, ये A वेक्टर मान लिया, ये B वेक्टर मान लिया, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड होगी ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब अगर डायगोनल हमें गिवन हो ओनली इस पैरेललोग्राम के, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया, तब भी वही 1/2 फर्स्ट डायगोनल क्रॉस में सेकंड डायगोनल, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो दोनों तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया हमने बता दिया। अगर डायगोनल वेक्टर में गिवन हो तो क्या करेंगे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। अगर सिंपल एडजेसेंट साइड गिवन हो तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल का क्या करेंगे, 1/2 A क्रॉस B। कैसे आया हमने ये भी आपको बता दिया, प्रूव भी कर दिया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो इसे भी आप याद रखेंगे, कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, एरिया फाइंड आउट करने में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या A क्रॉस B वेक्टर बराबर होगा B क्रॉस A वेक्टर के। तो ये अभी तक आपको पता भी चल गया होगा, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर हम दोनों वेक्टर ले लें फिर से A वेक्टर और B वेक्टर, अगर हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, थंब आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। B क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, थंब इनवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। एक डायरेक्शन इनवर्ड, एक डायरेक्शन आउटवर्ड, मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसका मतलब A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B, A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ B क्रॉस A के इक्वल होगा। हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, देखिए अगर हम ले लें A क्रॉस B वेक्टर प्लस में C वेक्टर, तो सिंपल अलजेब्रा की तरह हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक का क्रॉस B के साथ अलग, फिर प्लस का साइन, बारी बारी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वैसे ही लिख देंगे, A का क्रॉस C के साथ अलग। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं
डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया और क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने पढ़ लिया। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें गिवन है, आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। तो वो भी हम रिलेशन आपको बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये रिलेशन होगा ए क्रॉस बी में और ए डॉट बी में। अगर हमें ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो ए क्रॉस बी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो रिलेशन था वो ये था। तो अब आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अगर हम सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट करें तो वो क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच फॉर्मूले में एंगल का फ़र्क है। यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मूले में साइन आता है और इसके अंदर फॉर्मूले में कोस आता है। साइन अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 एंगल होगा, साइन 0 0 होगा। अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे कोस आता है, कोस 0 1 हो जाएगा, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर क्या होता है हमारे पास आई क्रॉस जे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, के आएगा। और इसमें क्या होता था, अगर हम आई का डॉट जे के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आता था इसके अंदर, क्योंकि आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होने के कारण कोस 90 0 हो जाता था। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे, देखिए आपको बता देता हूँ एक बार, आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है और ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे के कैप होता है। ठीक है, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो ऐसे करेंगे, आई क्रॉस जे थंब हमें आउटवर्ड डायरेक्शन देगा। तो वो 3D के अंदर अगर हम इसे अच्छे से बनाएं तो के कहाँ पे आएगा, आउटवर्ड आएगा, के की डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, के होगा। तो ऐसे भी आप कई तरीक़ों से समझ सकते हैं इसे। तो ऐसे आई क्रॉस जे क्या आएगा, के। लेकिन अगर डॉट करें आई डॉट जे तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 90, कोस 90 क्या हो जाता है, 0। लेकिन यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाता है, 1। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क है। तो इसे आप याद रखेंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब एंगल 90 हो, दोनों परपेंडिकुलर हो। और क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों के बीच का एंगल 0 वेक्टर्स के बीच का, दोनों वेक्टर क्या हो, या पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, या फिर दोनों वेक्टर कोलिनियर हो। तो इन बातों को आप याद करके चलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हमने बेसिक्स करवाया क्रॉस प्रोडक्ट का वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे 12.6 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की। तो जो भी इस बेसिक हमने इस वीडियो के अंदर कराया है उसे आप अच्छे से पढ़ लें, तभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आएगी।